थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे। ठीक, सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसमें डेफिनेशन आ जाती है। तो ये क्या है? ये बेसिक नॉर्म्स है। क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? नॉर्म्स और रूल्स है। किसके? अकाउंटिंग करने के, कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ताकि यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सके, एक समानता को मेंटेन कर पाए हम। ठीक है ना, एक समानता ला पाए कि अकाउंटिंग चाहे देश के या दुनिया के किसी भी कोने में आ रही हो रही हो, वो एक समान हो। तो ये ऐसे रूल्स होते हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट। ये एक ऐसे रूल्स है जो कि हर एक अकाउंटेंट फॉलो करता है यूनिवर्सली, यानी कि वर्ल्ड वाइड, वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जब वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी कि अकाउंटिंग कर रहा होता है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल है जो कि हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। ठीक, जिसको हम बोल देते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, गैप। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि हम इसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ये इंसानों द्वारा बनाया गया मैन मेड है, और ये जनरली हर जगह एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस या नेसेसिटी ही क्यों पड़ती है हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की? तो वो इसलिए होती है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। देखो, सबसे पहला तो यही है कि हमें एक समानता लानी है अपने अकाउंट्स में, और हम कंपेरेबिलिटी को भी इसमें कंपेयर कर पाते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ इसमें कंपेयर कर सकते हैं। हम अकाउंट्स बनाएंगे तो आप जान सकते हो कि पहले आप कैसे परफॉर्म करते थे, आज आप कैसा परफॉर्म करते हो। तो ये आपके कंपेरेबिलिटी को भी अनेबल करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं ना, जैसे P&L अकाउंट बनाएंगे इसमें हम, ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं हम, तो ये क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ये जब ही काम की है जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हो। ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बना दिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि अकाउंटेंसी को आप फॉलो करोगे तो ही ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वैलिड होती है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पहला आ जाता अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे, एंड सेकंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अब अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमारे 3 बातें आती है, वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, तो दीज आर द बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये बेसिक अजम्पशन है। अजम्पशन में हम जो एज्यूम कर लेते हैं, हमें कुछ मानना होता है, या जिसे कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल है यानी कि नींव है एक तरीके से अकाउंटिंग की, जिसमें हम कुछ मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, विच एवरी अकाउंटेंट एज्यूम्स, जो हर एक अकाउंटेंट को एज्यूम करके चलना होता है, टू बी फॉलोड बाय द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर वो सबसे पहला क्या होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है। फिर दूसरा होता है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन,
फिर आपका थर्ड वन इज अक्रूल अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। अभी हम इसे आगे समझते हैं। ये आपके 3 प्रकार के इसमें अजम्पशन होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में। तो सबसे पहले आ गया आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा फॉरएवर। ठीक है, हम ये मानते हैं, इसमें चले ना चले वो अलग बात है, पर लेकिन इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर, कि बिजनेस अनंत तक हमारा चलता रहेगा और हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम बिजनेस को बंद करें। हमें ये अज्यूम करके चलना होता है। तो देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। अब यही बात क्या आपकी इजी बनाती है कि हम डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में आपका अंतर बता सकते हैं। आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट हम माइंड में सोच के चलेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, फॉरएवर चलेगा, फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगा, तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा करंट एसेट है, कौन सा फिक्स्ड एसेट है ना। करंट एसेट्स आपके वो होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पास जो रहते हैं। अच्छा, इसी से डिस्टिंक्शन जब हम ये वाली बात को सोचते हुए चलते, ये वाला जो कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो यही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बनाता है कि मोटा मोटा खर्चा कौन सा है, छोटा छोटा खर्चा कौन सा है। जब तो हम डिसाइड कर पाते हैं। अगर हम ये सोच के चले हमारा बिजनेस तो बस चले ना चले, तो क्या मोटा खर्चा क्या छोटा खर्चा, सब खर्चे ही है। ठीक, ऐसे ही हमें जब पता ना हो कि भाई बिजनेस पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या फिक्स्ड एसेट क्या करंट एसेट, सब एसेट है। ठीक, तो यही चीज उसको बनाती है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को डिस्टिंग्विश करती है, उनके बीच में डिफरेंस पैदा करती है। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मोटे मोटे हमारे खर्चे होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमारे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं ऑपरेशन में बने रहने के लिए, तो उसको ये डिवाइड करते हैं ये सोच। अब हमारा आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सिलेक्टेड, जो ये अजम्पशन ये बताता है कि एक बार जो हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अडोप्ट कर लिया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि अब उसको हर साल उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम लगाएंगे। ये नहीं कि अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करते जा रहे हैं हर साल। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि जो हमने मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लिया वो ही हम हर साल फॉलो करते हुए जाएंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेप्रिसिएशन के 2 तरीके होते हैं। अब वो 2 तरीके क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर आपने एक मेथड को फॉलो कर लिया कि हाँ भाई हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से हम करेंगे, तो अब हर साल आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना चाहिए और करते भी हैं, ठीक है। तब चेंज करते हैं हम। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली व्हेन, अकाउंटिंग प्रैक्टिस कब चेंज होगी? जब चेंज होगी जब लॉ को रिक्वायर हो। इफ लॉ रिक्वायर्स, लॉ हमारा इसमें डिमांड कर रहा हो, या फिर इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, ठीक है, एएस हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, अगर उनको रिक्वायर है, उनको ज़रूरत है कि चेंज करो तो करो, लॉ को ज़रूरत है चेंज करो तो करो, वरना था नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। एक चीज़ के लिए और चेंज हो सकती है, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं।
अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आगे बढ़ते हैं, अक्रूल एग्जम्पशन। अब ये अक्रूल एग्जम्पशन क्या होता है, यानी कि ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बुक्स के अंदर, इन विच इट इज टेक प्लेस, जब वो हुई। ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होती है जब वो हुई, ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन हुई है तो मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया कि ये हुआ है। नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, वो जब रिकॉर्ड नहीं होगी कि जब उसको सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने गुड्स बेचा, तो जो गुड्स बेचा मैंने सेल करा ना, तो मैं अभी लिख लूंगा कि मैंने सेल करा है। पैसा आया नहीं आया वो बाद की बात है। ये नहीं कि जब पैसा आएगा तब हम लिखेंगे कि मैंने गुड्स बेचा था और अब पैसा आ गया मुझे, नहीं। तो अक्रूल अजम्पशन ये बताता है कि जब भी ट्रांजैक्शन हो उसे उस टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लो। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, ये कोई मायने नहीं रखता कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन मायने रखते कि ट्रांजैक्शन हुई है, आपने गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने गुड्स अगर परचेज करूंगा तो ये मायने नहीं रखता कि मैंने अभी पैसा दिया है या नहीं दिया है, मैं ये लिखूंगा कि मैंने गुड्स परचेज कर लिए। सिमिलरली कैश इज पेड और नॉट, ठीक, कैश पे हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है। आपको जब ट्रांजैक्शन हो तब लिख दो, उसको रिकॉर्ड कर दो। तो अक्रूल अजम्पशन स्टेट दैट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ओकर, जब भी ट्रांजैक्शन ओक्योर होए तो लिख दो। नोट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ये जब नहीं लिखनी हमें कि जब कैश रिसीव्ड हो रहा पेड हो रहा, वो बात की बात है, ठीक है। जैसे कि गुड्स सोल्ड ऑन माई 10, जैसे हमने माल बेचा 10 मई को, तो 10 मई को ही हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन हमको जो पैसा रिसीव हो रहा है, जो हमने माल बेचा था 20 मई को, तो हम 20 मई को रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम 10 मई को ही रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसे ही हमने एक खर्चा करा 5 मई को, कोई भी खर्चा, तो 5 मई को ही हमने रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। पर उस खर्चे का जो पैसे की पेमेंट हुई है वो हमने करी 15 मई को, पर 15 मई को रिकॉर्ड नहीं करना, 5 मई को ही खर्चा हुआ था तो 5 मई को ही हमने रिकॉर्ड कर देना है। आगे बढ़ते हैं, ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो आपके दो चीजें आती है, फर्स्ट वन ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, और इसमें आ जाता है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी कि ये क्या है, दीज आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन, ये जो हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं उसका आउटकम है, जो पहले से हमने अकाउंटिंग करते आ रहे हैं उससे जो हमने चीज़ें सीखी है, प्रैक्टिस करी है, प्रिंसिपल्स जो हमारे बने हैं उसका आउटकम है ये। बीइंग दीज आर द आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन, यानी कि प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स का ये आउटकम है, यानी कन्वेंशन। बीइंग फॉलोड बाय बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बिजनेस काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही है ये, लेकिन अदर्स वाले। एक अकाउंटिंग आपका कंसेप्ट जो था अकाउंटिंग कन्वेंशन था, ये वो सॉरी अकाउंटिंग कंसेप्ट था, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होते हैं, जो कि हमें खुद ने बनाई है, मैन मेड है ये। क्यों काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद हम समझ गए हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तो ये रूल्स भी बाद में बने थे। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसमें पहला प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कि हमें क्या बताता है, इन द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अंदर अकाउंटिंग इज डन, अकाउंटिंग होती है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो अकाउंटिंग करते हैं
वो हम करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि बिजनेस अपनी अकाउंटिंग कर रहा है। ये हम कोई पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते इसमें, या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। इसमें हम जो करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो हमें यही अकाउंटिंग जो पहला प्रिंसिपल है इसका, ये यही बताता है कि अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। मान लो ये बिजनेस है हमारा, ये ओनर है, दोनों ही सेपरेट है, दोनों ही अलग अलग है। ये ओनर क्या लगाता है, लायबिलिटी लगाता है बिजनेस के अंदर, सॉरी कैपिटल लगाता है, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस इस कैपिटल को किस नज़र से देखता है, बिजनेस इस कैपिटल को किस नज़र से देखता है, बिजनेस देखता है कि ये मेरी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी। हालांकि ओनर ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, बिजनेस को पैसा मिल गया, ठीक है, बिजनेस को पैसा मिल गया। लेकिन बिजनेस इसको अपनी लायबिलिटी भी मानेगा, बिजनेस पे एक बर्डन नहीं है, ठीक। तो बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस को हम इसमें ट्रीट करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह, जो कि अपने ओनर से बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। कैपिटल को हम लायबिलिटी की तरह बिजनेस देखेगा, जो कैपिटल उसके अंदर आ रही है, जो कि इंटरनल लायबिलिटी कही जाती है। अब इसमें सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट है जो कि एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी होती है, यानी कि पैसों में होती है, आर रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। पर लेकिन ये सिर्फ पैसों वाली बातों को ही मेजर करता है, ठीक है, जब इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये इग्नोर क्या कर देता है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये इग्नोर कर देता है, यानी कि हाउ हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड आर यू, ये रिकॉर्ड नहीं करता कि आप कितने मेहनती हो, कितना डिसिप्लिन हो, या क्वालिटी ऑफ स्टाफ कैसी है, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करता, ये सिर्फ पैसों की भाषा समझता है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपका ये जो है प्रिंसिपल सिर्फ पैसों की भाषा समझता है, अकाउंटिंग सिर्फ पैसों की भाषा समझती है। अब थर्ड वन आ जाता है इसके अंदर, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल, सॉरी। तो इस प्रिंसिपल के तहत हमने क्या कर दिया, बिजनेस की लाइफ को अलग अलग टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट, जिस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट यानी कि पी&एल अकाउंट बनता है, और पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट आपकी बनाई जाती है। अब फोर्थ प्रिंसिपल आ जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है कि ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सारी जरूरी जानकारी हमको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी हमारे लिए ये नहीं है कि जितनी भी जो भी जरूरी जानकारी हो सबको लिख डालो, उसको दिखा दो, प्रेजेंट कर दो। एग्जाम्पल, जैसे कि एक जानकारी होती है कंटिजेंट लायबिलिटी की। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, एंटीसिपेटेड लॉस, जो कि हमने अनुमान लगाया कि हमें लॉस हो सकते हैं, तो उसको भी आप बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखा दोगे, डिस्क्लोज कर दोगे। तो इसी को हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब हमारा पांचवा प्रिंसिपल इसमें आ जाता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, मटेरियल मीन्स इम्पोर्टेंट आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रिलेवेंट टू द यूजर शुड बी डिस्क्लोज। यानी कि वही है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जैसे ही है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट आइटम है जिनकी कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है या फिर यूजर के लिए रिलेवेंट है, वो काम का है, उसको
लिख डालो, उसको दिखा डालो, प्रेजेंट कर डालो, उसको डिस्क्लोज कर डालो। ठीक, अब आता है मेन, इसमें थोड़ा एक मेन आपका जरूरी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें हमको कभी भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते। मान लो इस साल हमने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, हम इसमें सोचते हैं कि हर पॉसिबल लॉसेस के बारे में फिर भी सोचते रहते हैं इसमें कि हमें होएगा, भले ना हो लेकिन हमें दिमाग में लेके चलते हैं हर लॉसेस के बारे में, हर पॉसिबल लॉसेस के बारे में। जैसे कि रिंकू है, ये हमारा रिंकू की मम्मी क्या बोलती है कि बेटा आपका टेस्ट कैसा गया? तो रिंकू के भले ही 90 मार्क्स आने हो, उसने सब कुछ अच्छा करा है, उसे पता है मैंने करा है, पर वो फिर भी 85 बताएगा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। जब उसके 80 मार्क्स आने तब भी वो 75 ही बताएगा। ठीक, ऐसे ही 70 आने तो 65, मतलब कंजर्व होके चलेगा वो। तो इसको ही बोलते थे प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल है, जैसे कि हम क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब हम पीडीडी बनाते हैं तो इसी प्रिंसिपल के तहत बनाते हैं। पीडीडी का मतलब होता है कि हमारे डेटर्स होते हैं, हमने पैसा दिया हुआ होता है और वो उनसे पैसा लेना होता है, हमने माल दिया होता है, सॉरी हमने उनको उधारी पे माल फेंक रखा है, अब उनको हमें पैसा देना है, पर लेकिन हर कोई पैसा देगा? हम ये गारंटी ले सकते हैं? नहीं देगा, कुछ पैसा हमारा डूबता भी है। तो इस प्रिंसिपल के तहत हम बनाते हैं पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक, एक ऐसी गुल्लक बनाते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि इतना पैसा हमारा मर जाएगा तो हमें इस गुल्लक से पैसा वो लेना पड़ेगा, हम पहले से एक अलग से रिजर्व बना के चलते हैं इसमें। और एक और एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक का। जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी कि जो अनबिका माल है, अनसोल्ड स्टॉक है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो उसकी जो हम वैल्यू लगाएंगे वो या कॉस्ट पे लगाएंगे या मार्केट प्राइस पे लगाएंगे, जो भी लोअर होगा, ज़्यादा पे नहीं लगाएंगे हम। भले उसके मान लो मार्केट प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो हम उसे कॉस्ट पे लगाएंगे, और अगर मार्केट प्राइस कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो हम उसे मार्केट प्राइस पे लगाएंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट कम होगा उसको उस पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब 7th आपका प्रिंसिपल आ जाता है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये क्या बताता है कि जो भी एसेट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो उसके कॉस्ट प्राइस पे होगा। मार्केट में उसका क्या रेट है हमें नहीं पता, हमें कुछ पता करना ही नहीं है, हमें उससे लेना देना ही नहीं है। वो उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी जब हमने उसे खरीदा था, बस। इट इग्नोर्स द मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट, तो ये मार्केट प्राइस एसेट का इग्नोर कर देता है, यही प्रिंसिपल। ऐसी 8th वन रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो इस प्रिंसिपल के तहत मार्केट प्राइस या फिर रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड। यानी कि जब हम एसेट को सच में बेचने जाएंगे तब ही मार्केट प्राइस आपका लिखा जाएगा या वो अमाउंट लिखा जाएगा जिसमें वो बिका, रियलाइजेबल वैल्यू जिसमें हमने उसे रियलाइज कर दिया, यानी कि अपने पिंजरे से निकाल दिया, रियलाइज कर दिया उसे। ठीक, उस वैल्यू को जब लिखा जाएगा जब हम उसको एक्चुअली में सोल्ड करेंगे, उससे पहले नहीं लिखा जाएगा। उससे पहले तो हम कॉस्ट पे चलते हैं। ठीक, अब 9th आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट पता लगाना होता है, वो भी पीरियोडिकली यानी कि हर साल। तो इस प्रिंसिपल के तहत एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू,
जो हमने खर्चे करे रेवेन्यू कमाने के लिए उसको रिकॉर्ड कर लो एज एक्सपेंस इन द सेम ईयर, यानी कि इसी साल उसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक, जो हम रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस को कर रहे हैं, उसको इसी साल रिकॉर्ड कर लो। जैसे कि डेप्रिसिएशन इसी साल रिकॉर्ड कर लो जो हो गया, या एडजस्टमेंट कर दो किसकी, प्रीपेड एक्सपेंस की। मान लो हमने कुछ एक्सपेंस है जो कि अगले साल हमारा होना था, हमने इसी साल कर दिया, तो इसी साल रिकॉर्ड कर डालो उसे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। ठीक है ना। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जो कि हमें पहले कर देना चाहिए था, यानी कि जिसको पहले पे कर देना चाहिए था। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, इज मेड ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये जो हमारे होते हैं ना, ये इसी प्रिंसिपल के तहत होते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के तहत। अब हमारा आ जाता है आपका 10th प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल। तो ये हमें क्या बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलता है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एक फॉर्मूला निकलता है जब हमें एसेट की वैल्यू को पता लगाना होता है, तो एसेट में लायबिलिटी में कैपिटल प्लस करोगे तो एसेट आपका निकल के आ जाएगा। ये हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जब हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस को। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब देखो रिकॉर्ड होता है, तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो उस पीरियड में इन विच इट इज अर्न्ड, जिसमें वो कमाया गया है। जिस पीरियड में वो कमाया गया है उसी पीरियड में उसे रिकॉर्ड कर डालो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। ये बात अलग है कि वो पैसा हम पे आया या हमने पे करा या नहीं करा, पैसा आया या नहीं आया वो अलग बात है, पर लेकिन रेवेन्यू को उसी साल ही रिकॉर्ड कर लो जिस साल वो हुआ। अब आता है हमारा 12वां वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, कि जो ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड होएगी ना तो वो एविडेंस के बेस पे होएगी, तभी से बोलते हैं वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। जैसे इनवॉइस और बिल्स के बिहाफ पे वो आपकी रिकॉर्डिंग होएगी, ये नहीं आपने मन से रिकॉर्डिंग कर दी। आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसका सबूत भी तो होगा, एविडेंस भी तो होगा। तो वो सबूत क्या होती है? इनवॉइसेस, बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये यहाँ पर आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन खत्म होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, एएस। और एएस से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल, जो कि एक अलग से मतलब ये काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड है ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए। यानी कि ये एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि कौन इशू करता है? इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ ईच कंट्री। हर कंट्री की एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इसको बनाती है। जैसे हमारे देश की कौन है? ICAI, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बनाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल। ठीक, दीज आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इशूड कौन कर रहा है? हर अपने अपने देश की अकाउंटिंग बॉडी, मेन अकाउंटिंग बॉडी। जैसे हमारे इंडिया की क्या होना है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
तो इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया विद सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए के साथ मिलके ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है और किससे कंसल्ट करता है? नफरा से, NFRA से यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करके चलता है और MCA के साथ मिलके ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बना देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? वो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे। तो एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? ठीक है, पहली बात तो ये यूनिफॉर्मिटी लाता है, स्टैंडर्डाइज करता है आपके काम को, कंपेरेबिलिटी लाता है और आपकी रिडक्शन इन स्कोप ऑफ विंडो ड्रेसिंग यानी कि विंडो ड्रेसिंग होने के चांसेस को कम करता है, यानी कि धांधलेबाजी होने के चांसेस को ही कम करता है। ठीक है, धोखाधड़ी को कम करता है ये। अब एक कहानी है, ये साल 1970 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर साल 2000 में IAS को हमने कन्वर्टेड कर दिया इनटू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि IFRS में। ठीक है, तो इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो IFRS को अडॉप्ट कर ले या फिर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर ले IFRS के साथ। तो इंडिया ने क्या डिसाइड करा कि वो कन्वर्ट करेगा और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम अपना अलग से एक वो बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं IND AS। IND का मतलब इंडिया, इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो बेनिफिट क्या है? तो इसके बेनिफिट क्या कन्वर्जेंस के? तो ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ग्लोबल कंपैरिजन को इजियर बनाता है और ग्रुप कंसोलिडेशन को पॉसिबल बनाता है। ये इसके बेनिफिट है। तो यहाँ पर ये चैप्टर तो देखो यही खत्म होता है। ठीक, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4।